बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड, फिनलैंड तो कौन सा हमारा? भारत, भारत। और कौन सा हमारा? भारत का बांग्लादेश, बांग्लादेश। चौथा कौन सा? म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। और चीन और ताइवान, ताइवान, चीन, ताइवान। तो पेंजिया जो भाग था उसके दो भाग हुए थे, उत्तरी अंगारालैंड और गोंडवानालैंड। तो उत्तरी अंगारालैंड से बना हुआ भाग है यूरोप महाद्वीप, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। तो हम यूरोप की बात करें यहाँ पे, तो यूरोप क्या है? तो यूरोप में यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वो है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी ये बलदाई पहाड़ियों से निकलती है। और यूरोप की हम बात करें कि यूरोप की गर्म धारा या गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम को। यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप के अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं है। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहते हैं। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। पो नदी को कहा जाता है। खेल का मैदान कहाँ पर है? तो खेल का मैदान स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड और इससे नीचे आती है इटली। इन दोनों के मध्य में आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत, और आल्प्स पर्वत की एक सबसे ऊंची चोटी है 4,807 मीटर इसकी ऊंचाई है। वो है माउंट ब्लॉन्क चोटी। तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर वो कौन सा है? माउंट एलबुर्ज। इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। 5,642 मीटर। और जो सर्वोच्च शिखर है यूक्रेन के अंदर काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एलबुर्ज। और यूरोप के अंदर क्या पाया जाता है? तो यूरोप के अंदर एक देश है नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी की बात करें हम, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और ओस्लो में राजधानी को हम जो रिलेट करते हैं वो करते हैं स्टार से। तो ओस्लो के अंदर क्या दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार।
शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो के अंदर दिया जाता है। और नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी कि स्वीडन और स्वीडन की जो राजधानी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम कैसे याद रखेंगे? नाव कैसे चलती है? स्लो। नाव चली स्लो। तो नॉर्वे की राजधानी हो गई ओस्लो। नाव कैसे चली? स्लो। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन तो इसमें सुई आ रहा है, इसमें स्टॉक आ रहा है। तो सुई को क्या कर दें? स्टॉक कर दें। सुई को क्या कर दें? स्टॉक। देखा होगा डॉक्टरों के पास सुई का क्या रहता है? एक स्टॉक रहता है। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? तो वो लिखें, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और यूरोप की चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉन्क की जो ऊंचाई है वो है 4807 मीटर। 4807 मीटर। तो एक बार देखें, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें, वो वोल्गा नदी। और यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को। यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रायद्वीप अधिक हैं। प्रायद्वीप क्या है? यहाँ पे ज़्यादा हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है, जो इटली से निकलती है। खेल का मैदान यूरोप खेल का मैदान कहाँ पर है? तो वो है स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर क्या है? वो है माउंट एल्ब्रुज। 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूरोप की चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉन्क है। 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। नार्वे एक देश है। तो नार्वे की राजधानी है ओस्लो। नाव चली स्लो। तो शांति का, और स्लो चलेगी तो शांति आएगी। क्या आएगी? शांति। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो के अंदर। और नार्वे को मध्यरात्रि का सूर्य भी कहते हैं। स्वीडन तो सुई का स्टॉक रहता है। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और यूरोप की बात करें हम, तो यूरोप कहाँ पर स्थित है? यह उत्तरी गोलार्ध में है। ये कहाँ पर स्थित है? यूरोप उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्वे, स्वीडन और एक और हमारा फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, स्टॉकहोम। अगला हमारा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त होकर जाता है। कौन सा वृत्त गुजरता है? आर्कटिक वृत्त
गुजरता है। कहाँ से? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से। अब इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हाँ, तो देखें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आगे इसको इरेज करने के बाद हम देखेंगे और इसके यूरोप के बारे में, यूरोप के बारे में। तो इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर। तो देखें हम इसकी बात करें यूरोप की, तो यूरोप का बनाएं डायग्राम। तो यूरोप की बात करें, यूरोप की बात करें तो क्या है इसकी यूरोप के अंदर? तो यहाँ पे एक देश है नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 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 डेनमार्क, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और यहाँ पर है आइसलैंड, आइसलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, और यहाँ पर क्या? आइसलैंड, एस्टोनिया, 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 लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, 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 एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और यहाँ पर है वेल्स, 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 उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड। अब आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। अब ये क्या हैं? तो हम बात करें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन और इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इंग्लैंड और डेनमार्क, डेनमार्क। लेकिन डेनमार्क इसमें नहीं गया है, तो इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। अब नेवियाई प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप अधिक हैं, इसलिए तो इंग्लैंड, इसलिए तो यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और ये हैं स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये क्या है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये चारों के चारों क्या हैं? स्कैंडिनेवियाई देश हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तो ये क्या क्या कहलाती हैं? ये बाल्टिक देश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बाल्टिक देश, बाल्टिक देश। क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? बाल्टिक सागर है। क्या है? बाल्टिक सागर। यहाँ पर बाल्टिक सागर है, तो इन्हें कहते हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक देश कहलाते हैं। यहाँ पर बाल्टिक सागर है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देश हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये क्या है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप हैं। वेल्स, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये चारों के चारों क्या हैं? इन चारों की बात करें तो इन चारों को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में संविधान कैसा है? तो लचीला संविधान है।
कैसा संविधान है? तो यहाँ पर लचीला संविधान है। यूनाइटेड किंगडम यूके, तो वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन चारों से मिलकर बना हुआ है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर लचीला संविधान है। अगला आया, बात करें हम किसकी? वेल्स, स्कॉटलैंड और कौन सा? इंग्लैंड। तो उत्तरी आयरलैंड को छोड़कर ये जो 3 देश बचे, इन तीनों देशों को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। एक बार फिर देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहलाते हैं। और प्रायद्वीप अधिक होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक देश कहलाते हैं, और यहाँ पर बाल्टिक सागर है। वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये चारों के चारों क्या मिलकर बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान है। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी, तो कौन कौन सी इसकी प्रमुख खाड़ियां हैं? तो इसकी बात करें कि यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है स्वीडन, और ये जो देश है, इस देश का नाम है फिनलैंड। और इसका जो नाम है वो है एस्टोनिया। और इसका जो नाम है वो है लाटविया। तो स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया और लाटविया। तो खाड़ियों के क्या क्या नाम हैं? और यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है फ्रांस, और इसका जो नाम है वो है स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में भी एक खाड़ी है। इस खाड़ी का क्या नाम है? तो यहाँ पर भी एक खाड़ी है। अब खाड़ी होती क्या है? पहले बात करें कि खाड़ी क्या होती है। तो ऐसा भाग जो जिसका स्थल ज़्यादा घेर ले, यानी कि ये स्थल का भाग क्या है? ज़्यादा है, और जल का भाग क्या है? कम है। तो स्थल भाग से ज़्यादा घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो इसके बीच में जो खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है, और इसके बीच में वो कौन सी खाड़ी है? इन खाड़ियों के नाम देखें। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी। एस्टोनिया और लाटविया के बीच में जो खाड़ी है, एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी। फिनलैंड और स्वीडन के मध्य में जो खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य में जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है फिनलैंड की खाड़ी। और एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में जो खाड़ी है, वो है रीगा की खाड़ी। अब आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सी खाड़ी है, फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सी खाड़ी है? तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में जो खाड़ी है वो है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर पेपर में पूछे आपसे कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो वो है बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य में कौन सी खाड़ी है, तो वो है फिनलैंड की खाड़ी। और एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में कौन सी खाड़ी है, तो वो है रीगा की खाड़ी।
फ्रांस और स्पेन के मध्य में पूछ ले तो वो है बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। अब हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी। अब देखेंगे अगली हेडिंग जो हमारी है वो है यूरोप महाद्वीप की प्रमुख श्रृंखलाएं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं यूरोप महाद्वीप की? तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी खाड़ी हैं। तो इरेज करें, इरेज करने के बाद देखते हैं, इसको इरेज करें तो देखें यहां पर कि कौन कौन से पर्वत हैं और तो हेड डाल लें यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। वो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं? तो यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है फ्रांस, और यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है स्पेन। यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है इटली। यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हैं? तो हम बात करें फ्रांस और स्पेन के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला है वो है पिनेरीज पर्वत श्रृंखला। पिनेरीज पर्वत श्रृंखला। और इससे आगे एक पर्वत श्रृंखला और है, इस पर्वत का नाम है जूरा पर्वत। इससे एक पर्वत श्रेणी और है बॉसजस पर्वत श्रेणी, बॉसजस पर्वत श्रेणी। तो बॉसजा पर्वत श्रेणी, जूरा पर्वत, पिनेरी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के मध्य है। फ्रांस से ऊपर की साइड में जूरा पर्वत है, उससे ऊपर क्या बॉसजा पर्वत श्रेणी है। तो स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इसके मध्य में भी एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है, इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वो है, इससे आगे देखें यहाँ पे क्या है, एक यूक्रेन है। क्या है? यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है वो है काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत की जो ऊंची चोटी है तो वो कौन सी ऊंची चोटी है? तो इसकी ऊंची चोटी है माउंट एलबुर्ज। यूरोप का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो वो माउंट एलबुर्ज। ऊंचाई की बात करें तो 56-28 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। काकेशस पर्वत पर जो यूक्रेन के अंदर है, यूक्रेन वाले भाग में काकेशस पर्वत है, तो माउंट एलबुर्ज इसकी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। और स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स पर्वत। और इस आल्प्स पर्वत पर जो ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लॉन्क ऊंची चोटी। माउंट ब्लांक इसकी सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4807 मीटर। क्या है इसकी ऊंचाई है माउंट ब्लांक की। तो आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट ब्लांक ऊंची चोटी। कहाँ की? यूरोप के अंदर। और 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूक्रेन के अंदर
एक पर्वत है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह माउंट एल्ब्रुज, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर यूराल पर्वत है, यहीं पर क्या है? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। अब यूराल पर्वत क्या काम करता है? तो यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? तो यूरोप को एशिया से अलग करता है यूराल पर्वत। तो इनकी सीमा पर, तो यूरोप तथा एशिया की सीमा पर है कौन? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। तो हमने देखा यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? बॉसजॉस पर्वत श्रेणी, जूरा पर्वत, पिनीरीज पर्वत श्रेणी, स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य कौन सी? आल्प्स पर्वत, माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूक्रेन के अंदर काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत की ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुज, यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। यूरोप तथा एशिया की सीमा पर यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है, और यहीं से यूराल नदी निकलती है। तो अब हम देखेंगे अगली हेडिंग जो डालें आप, वो डालें यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदी। तो एक नदी यहां से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। और एक नदी निकलती है हमारी आल्प्स पर्वत से, आल्प्स पर्वत से, आल्प्स पर्वत से। और एक नदी यहीं से निकलती है आल्प्स पर्वत के पास से, एक नदी यहाँ से निकलती है। इन नदियों के नाम क्या हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो नदी निकलती है, ये जल अपना कहाँ गिराती है? ये काला सागर में अपना जल गिराती है, काला सागर, काला सागर, काला सागर में अपना जल गिराती है। इस नदी का जो नाम है वो है डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? काला सागर में अपना जल गिराती है। आल्प्स पर्वत से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी, राइन नदी। तो लिखे हैं राइन नदी, राइन नदी। और राइन नदी का जो क्षेत्र है, प्रदेश है, उसे कहते हैं रुहुर प्रदेश। इसका जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं रुहुर प्रदेश, रुहुर प्रदेश, रुहुर प्रदेश। और यहाँ पर किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर कोयला की प्राप्ति होती है, कोयला की प्राप्ति। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं, यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं। किसे? जो राइन नदी का क्षेत्र है, राइन नदी का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से कोयला की प्राप्ति होगी। जब कोयला की प्राप्ति होती है इसे कहते हैं यूरोप का हृदय स्थल। और यहाँ पे एक सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम बंदरगाह। तो यहाँ पर लिखे हैं किसके? राइन नदी के मुहाने पर, राइन नदी के मुहाने पर, राइन नदी के मुहाने पर बंदरगाह है एक, राइन नदी के मुहाने पर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तो उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडम बंदरगाह, रॉटरडम बंदरगाह। ये क्या है? व्यस्ततम बंदरगाह, व्यस्ततम क्यों? बिजी क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ से क्या होता है? व्यापार होता है। तो व्यस्ततम बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह है। तो रॉटरडम बंदरगाह कैसा है? व्यस्ततम बंदरगाह है। किस नदी पर है? तो राइन नदी के मुहाने पर है। यहीं से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सीन नदी, सीन नदी। और बलदाई पहाड़ियां हैं, बलदाई पहाड़ियां हैं, यहाँ पे हैं बलदाई पहाड़ियां, वलदाई पहाड़ियां।
और बलदाई पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का नाम है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी, तो वोल्गा नदी, तो यहाँ पे लिखे हैं वोल्गा, वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी कैसी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो लिखें यूरोप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। और डैन्यूब नदी अपना जल देती है, काला सागर में अपना जल गिराती है। यहाँ पे एक क्षेत्र है आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत, और आल्पस पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है राइन नदी। और उसी के पास एक नदी और निकलती है, सीन नदी। तो राइन नदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है रुहुर प्रदेश। रुहुर प्रदेश क्यों? इससे होती है कोयला की प्राप्ति, इसलिए इसे यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं, यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है। राइन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडम बंदरगाह। और रॉटरडम जो बंदरगाह है वो व्यस्ततम बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह है। तो हमने देखा यूरोप को कंप्लीट तरीके से, पूरे यूरोप के अंदर क्या क्या चीज़ें थीं, पर्वत श्रृंखलाएं, और यूरोप के अंदर क्या प्रमुख खाड़ियाँ और इसके नदियाँ कौन कौन सी थीं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लें। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो यह क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, दोनों के आधार पर एशिया सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल तो ये है, क्षेत्रफल विश्व का 29.9%, 1/3 भाग पर है क्षेत्रफल। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या विश्व की कितनी है? तो 60% है। कितनी है? 60%। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। आंसू शब्द से हुई है, आंसू शब्द से हुई है। और आंसू शब्द का जो अर्थ है, आंसू शब्द का अर्थ तो इसका जो अर्थ है वो है उगता हुआ सूर्य। आंसू शब्द का जो अर्थ है वो है उगता हुआ सूर्य। यह सभी धर्मों की जन्मस्थली है। सभी धर्मों की जन्मस्थली है। तो एशिया क्या है? सभी धर्मों की जन्मस्थली है। यहाँ पर सभी धर्म मनाए जाते हैं और सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। एशिया की उत्पत्ति जो हुई है वो हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। आंसू शब्द का जो अर्थ है वो है उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य। विश्व का अगर बात करें विश्व की, तो 60% जनसंख्या इस पर निवास करती है। क्षेत्रफल की बात करें तो 29.9%, 1/3 भाग पर
इसका क्षेत्रफल है विश्व में। क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, दोनों के आधार पर एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में जैसे बात करें कि इसकी नदी घाटियों को नदियों की घाटियों को नदी घाटी कह दें या नदियों की घाटियां कह दें, इसकी नदी घाटियों को सभ्यता का पालना कहते हैं। सभ्यता का पालना कहते हैं। इसका अक्षांश विस्तार कितना है तो 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री एन तक है। अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार, तो देशांतर विस्तार कितना है, तो देशांतर विस्तार की बात करें हम तो वो हमारा इसका 26 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट तक। तो हम बात करें इसकी अक्षांश विस्तार 10 डिग्री एस से 80 डिग्री एन तक। एस बोले तो दक्षिण, एन बोले तो उत्तर, यानी कि दक्षिण और उत्तर, नॉर्थ, पूरब और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम। इसके भाग, तो इसके भाग कौन कौन से हैं, तो इसके हम भागों की बात करें तो पहला जो भाग है इसका वो हमारा उत्तरी एशिया, और दूसरा जो भाग है इसका वो है पूर्वी एशिया, और तीसरे भाग की बात करें हम तो वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। चौथे भाग की हम बात करें तो वो कौन सा है, वो है दक्षिण एशिया। और पांचवें भाग की हम बात करें तो वो हमारी मध्य एशिया। और छठे भाग की हम बात करें तो इसका छठा भाग वो है पश्चिम एशिया। तो यह, अब इसको हम नक्शे के माध्यम से देखेंगे कि उत्तरी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश, मध्य एशिया में और पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, और कौन कौन चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं। तो आपने देखा होगा, अगर हम बात करें एशिया की तो जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो, दोनों के आधार पर एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में 29.9% भाग पर है। अगर पूछे 1/3 भाग। जनसंख्या की बात करें तो 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर निवास करती है। एशिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हिब्रू भाषा के आशु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सभी धर्मों की जन्मस्थली है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को मान्यता है और सभी धर्म यहाँ पर मनाए जाते हैं। इसकी जो नदी घाटियाँ हैं, इन नदी घाटियों को सभ्यता का पालना कहते हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री उत्तर तक, 80 डिग्री नॉर्थ तक है। इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 26 डिग्री पूरब से 170 डिग्री पश्चिम तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को हमने बहुत ही डिटेल से बताया है। तो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को समझने के लिए हमारे वीडियो को देखें, हमारी वीडियो है, और उसको देखने के बाद आपका डाउट अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्लियर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के भागों की बात करें तो एशिया महाद्वीप को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया और मध्य एशिया और
पश्चिम एशिया। इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको इरेज करने के बाद देखते हैं। तो अब इसको इरेज करें और इरेज करने के बाद हम देखते हैं नक्शे के माध्यम से। तो नक्शे के माध्यम से क्या क्या है, तो इसका जो हम देखेंगे, फिर बनाते हैं इसका मैप, एशिया का मैप। वैसे तो जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब के सब किससे पढ़ाते हैं, जो मानचित्र बना हुआ होता है उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। हम जो देखेंगे एक एशिया का मैप बनाएंगे, लेकिन हूबहू एशिया की बात तो हम नहीं करें कि एशिया का ही मैप हो, लेकिन समझने की दृष्टि से हम एशिया का मैप बनाएंगे, क्योंकि हमें तो केवल क्या है, समझना है और आप मैप पर देख सकते हैं। तो आइए बनाते हैं एशिया का मानचित्र, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से देश कहाँ पर हैं। तो एशिया की मानचित्र की बात करें, एशिया के मानचित्र, एशिया का मानचित्र, एशिया के मानचित्र की बात करें, एशिया का मानचित्र, मानचित्र ये हमारा किसका है, भारत का मानचित्र है, भारत का मानचित्र। और यहाँ पर क्या है, ये श्रीलंका है। क्या है यहाँ पे, श्रीलंका, श्रीलंका। तो हम देखें कि यहाँ पर कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये कि उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया। तो पहले ले लें हम उत्तरी एशिया। और उत्तरी एशिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उत्तरी एशिया का जो भाग है, तो यहाँ पर पूरे का पूरा क्षेत्र क्या है, ये रूस का क्षेत्र है। पूरे का पूरा क्षेत्र क्या है, ये रूस का क्षेत्र है। तो यहाँ पर लिखे हैं रूस, क्या लिखें, रूस। और रूस में एक स्थान है, इस स्थान का नाम है बर्खोयास्क, बर्खोयास्क। बर्खोयास्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान। तो लिखें विश्व का सबसे ठंडा स्थान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, वो बर्खोयास्क और रूस के अंदर। तो रूस का जो पूरा का पूरा भाग है वो उत्तरी एशिया के अंदर आता है, उत्तरी एशिया के अंदर आता है। दूसरी हम बात करें कि पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ लिखें चीन, मंगोलिया, जापान, चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तरी कोरिया और क्या, दक्षिणी कोरिया के बाद देखें हम तो वो आता हमारा ताइवान। क्या आता है, ताइवान। ये सब के सब देश के कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो ये सब के सब देश क्या कहलाते हैं, पूर्वी एशिया के भाग हैं। किसके भाग हैं ये, तो पूर्वी एशिया में। किस में आते हैं ये, पूर्वी एशिया। तो यहाँ पे लिखें पूर्वी एशिया। तो ये किस में आते हैं, पूर्वी एशिया के भाग हैं। कौन कौन से, तो चीन है, मंगोलिया, जापान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ताइवान। ये 6 देश हैं। 6 देश किसके अंदर आते हैं, पूर्वी एशिया के अंदर आते हैं। अब बात करें हम पश्चिमी यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण ये पूरब है तो ये दक्षिण है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इनकी बात करें तो यहाँ लिखें म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस और लाओस के बाद है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये सब किसके अंदर आते हैं, तो ये सभी देश किसके अंदर हैं, तो ये हैं दक्षिण पूर्वी एशिया।
दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर ये आते हैं। कौन कौन से? म्यांमार है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर आते हैं। अब हम बात करें दक्षिण एशिया के अंदर, तो यहाँ पे है मालदीव, और ये क्या है? श्रीलंका, और ये क्या है? भारत, और यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान, और इससे आगे क्या है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव और श्रीलंका। और यहाँ पे क्या है? नेपाल, क्या है? नेपाल, और नेपाल के बाद यहाँ क्या है? भूटान, यहाँ क्या है? भूटान, यहाँ पर है भूटान, और भूटान के बाद क्या है? यहाँ बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश। तो ये कितने हैं? 8 हैं। तो 1 और कितना? 2, 3, 4, 5 और हमारे कितने? 6 और 7 और 8। ये 8 देश हैं। इन 8 देशों को दक्षिण पूर्वी एशिया देश कहती हैं। तो ये किस में है? दक्षिण एशिया। और इन देशों को कहते हैं, इधर लिखें, दक्षिण एशियाई देश। कौन कौन से देश आते हैं इसके अंदर? तो एक ट्रिक लिखें, MBBS और पेन, पेन। अब MBBS डॉक्टर होगा, वो पेन की दवाई देगा, पेन बोलोगे तो दर्द की दवाई। तो क्या क्या है इससे? M से बात करें तो कौन सा है? M से मालदीव। B से क्या है? भूटान। एक B से क्या है? बांग्लादेश। S से क्या है? श्रीलंका। P से क्या है? पाकिस्तान। A से क्या है? अफगानिस्तान। I से क्या है? इंडिया, तो बोले भारत। और N से क्या है? नेपाल। तो ये 8 देश हैं MBBS पेन, दक्षिण एशियाई देश। इनका जो मुख्यालय है, इनका मुख्यालय नेपाल की राजधानी, और राजधानी को हमने बताया स्टार से शो करते हैं, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय किसका? दक्षेश का, दक्षिण एशियाई देश दक्षेश का। इसकी बात करें, दक्षेश को कहते हैं इंग्लिश में सार्क। क्या कहते हैं? सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। तो एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन दक्षिण एशियाई, हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है
वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अब हम बात करें किसकी, जैसे सार्क, तो पूछेगा सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, तो एमबीबीएस पेन, तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, नेपाल और भारत, 8 देश इसके अंदर आते हैं। वो कैसे याद रखेंगे, तो वो अभी देखते हैं हम। इसे कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, एक संगठन बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय है। दक्षेस कहते हैं इसे, इसी को सार्क कहते हैं। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कैसे याद रखना है आपको, तो मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। तो ये 8 देश हैं दक्षेस के अंदर आती हैं। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। पाकिस्तान को क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान को कहते हैं, इधर लिख लें यहाँ पे, पाकिस्तान आमों और नहरों का देश, आमों, आमों कौमा नहरों का देश, नहरों का देश। तो आमों और नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो वो पाकिस्तान को कहा जाता है। और अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है, अफीम का देश, अफीम, अफीम का देश, अफीम का देश अफगानिस्तान को कहा जाता है। और पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो में क्या है, मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी उस समय राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। विश्व का सबसे गर्म स्थान है कौन, मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ठंडा पूछे तो वो रूस के अंदर बरखोयास्क है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम बात करें, एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर इसको इरेज करेंगे। उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो उत्तरी एशिया के अंदर रूस आता है। क्या आता है, रूस। और रूस के अंदर एक स्थान है बरखोयास्क, साइबेरिया, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। पूर्वी एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो चीन, मंगोलिया, जापान, चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ताइवान। चीन, मंगोलिया, जापान, चीन, मंगोलिया, जापान, तो 3 पान आ गए। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ताइवान, पूर्वी एशिया के देश। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। अब हम बात करें दक्षिण एशिया में कौन कौन से आते हैं, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आते हैं। पाकिस्तान को आमों और नहरों का देश कहा जाता है, अफगानिस्तान को अफीम का देश कहा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे गर्म स्थान है, विश्व का सबसे गर्म स्थान है। याद करने की ट्रिक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की, दक्षिण एशिया के देशों की, वो एमबीबीएस पेन, एम से हो गया मालदीव, बी से हो गया भूटान, बी से हो गया बांग्लादेश, एस से हो गया श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो सार्क है, जो दक्षिण से इसका मुख्यालय स्थित है। इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है सार्क की। इसे कहते हैं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब आगे देखते हैं हम कि पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश हैं और मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद हम देखेंगे कि पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश हैं। पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया, तो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के देश
बस उन्हें देखते हैं। फिर आगे देखें कि एशिया के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, और एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है। तो यहाँ पे देखें हम पश्चिमी एशिया के देश, पश्चिमी एशिया के देश। तो पश्चिमी एशिया के देशों की हम बात कर रहे हैं, और मध्य एशिया के देश। तो इधर लिखा है पश्चिमी एशिया के देश कौन कौन से हैं। ईरान, ईरान, इराक, यूएई, लेबनान, लेबनान, सीरिया, लेबनान, सीरिया, ईरान है, इराक है, यूएई है, लेबनान है, सीरिया है। ये सब किसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे लिख लें पश्चिमी एशिया, पश्चिमी पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया। कतर है, कतर है, कतर है, लेबनान है, सीरिया है, और कौन सा है, बकरीन, बहरीन है, बहरीन है, और जॉर्जिया है, लिखा है बहरीन। बहुत से देश हैं यहाँ पर, बहरीन है, जॉर्जिया है, बहरीन है, जॉर्जिया है, बहरीन है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, आर्मेनिया, आर्मेनिया। तो ये सब किसके अंदर आती हैं। तो ये आती हैं पश्चिमी एशिया के अंदर, पश्चिमी एशिया के अंदर। तो यहाँ पे जो बच्चे देश वो इस तरफ आते हैं। मध्य एशिया के देशों को देखें तो मध्य एशिया में कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे है कजाकिस्तान, 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 किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, 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 तुर्कमेनिस्तान, 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 उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये सब के सब तान कहाँ पर आते हैं। तो ये आते हैं मध्य एशिया में। कहाँ पर आते हैं। मध्य एशिया के भाग हैं ये, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में कौन कौन सी हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और अल ब्रूनी कहाँ का रहने वाला था, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो वो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान से आया था। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये पाँचों के पाँचों तान कहाँ पर है। मध्य एशिया के देश हैं, मध्य एशिया के देश हैं। तो हमने देखा उत्तरी एशिया में रूस का पूरा भाग उत्तरी एशिया के अंदर आता है। पूर्वी एशिया में चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान। दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। दक्षिण एशिया में मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगर हम बात करें मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश हैं। अब हम बात करें पश्चिमी एशिया में कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी एशिया में जो देश बचे, इनके अलावा वो देश सब कहाँ हैं, वो पश्चिमी एशिया के देश हैं। कुछ देशों को हमने लिखा है यहाँ पर, और भी देश हैं यहाँ पर, वो पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। अगर हम बात करें एशिया की, एशिया, तो एशिया में कुल 49 देश हैं। एशिया में कुल कितने देश हैं, 49 देश हैं। तो एशिया में कुल कितने देश हैं, 49 देश हैं। महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती हैं, तो लिखे हैं कौन कौन सी रेखा गुजरती हैं। तो एक तो हमारी है आर्कटिक वृत्त, दूसरी हमारी कर्क रेखा, और हमारी ये गुजरती है विषुवत रेखा। अब आर्कटिक वृत्त कौन कौन से देश से गुजरता है, और कर्क रेखा और विषुवत रेखा, 3 रेखा होकर गुजरती हैं। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा कौन कौन से देशों से होकर जाता है, तो वो देखें, हैंड डाल लें। एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखाएं, एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखाएं, एशिया महाद्वीप से होकर
जाने वाली रेखाएं, एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखा कौन कौन सी हैं? तो एक तो हमारा आर्कटिक वृत्त है, दूसरा कौन सा है? कर्क रेखा, और तीसरी कौन सी है? विषुवत रेखा। देखें कौन कौन से देशों से होकर जाती हैं। तो पहले आर्कटिक वृत्त की हम बात करें, जो आर्कटिक वृत्त जाता है हमारा, वो आर्कटिक वृत्त तो कौन कौन से देशों से जाता है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। तो कहाँ कहाँ से जाता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। तो लिखें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो ये हमारा क्या है? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। दूसरी हम देखें कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की हम बात करें तो कर्क रेखा में लिखें, पहला कौन सा है? सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। यहाँ पर लिखें कर्क रेखा। और कहाँ से? सऊदी अरब। दूसरा कौन सा हमारा? ओमान। तीसरा कौन सा हमारा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तीसरे की बात करें तो कौन सा हमारा? भारत। और कौन सा हमारा? भारत का बांग्लादेश, चौथा कौन सा? म्यांमार और चीन और ताइवान। एक और हमारा ओमान 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ताइवान 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? तो संयुक्त यानी कि सऊदी अरब। दूसरा हमारा ओमान, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो चीन और ताइवान से होकर कौन सी कर्क रेखा गुजरती है? एक बार फिर आर्कटिक वृत्त की बात करें तो आर्कटिक वृत्त कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। फिनलैंड झीलों का देश है। तो नॉर्वे क्या है? मध्यरात्रि का सूर्य। और नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। संयुक्त सऊदी अरब, ओमान, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, चीन और ताइवान। अब हम देखेंगे कि विषुवत रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा की बात करें तो यहाँ पर लिखें विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा मालदीव, किरिबाती और इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया लिखें, यहीं पे लिखें इंडोनेशिया। दूसरा कौन सा? मालदीव। तीसरा कौन सा है? किरिबाती। तो 3 देशों से होकर जाती है कौन सी? विषुवत रेखा। इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती। इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया की हम बात करें, इधर लिखें सिनकोना का उत्पादन। सिनकोना से क्या बनाई जाती है? कुनेन दवा।
किस काम में आती है? मलेरिया में, मलेरिया के उपचार में, मलेरिया को ठीक करने में कौन सी दवा काम आती है? तो क्विनोन दवा। किससे बनाई जाती है? सिनकोना से। सिनकोना कहाँ पर हो रहा है? तो इंडोनेशिया के अंदर हो रहा है। तो इंडोनेशिया, सिनकोना, क्विनोन दवा मलेरिया के रोग में, मलेरिया रोग में। तो इंडोनेशिया, मालदीव और क्रीबाती, ये क्या है? यहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान से होकर जाती है हमारी कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब हम भारत का भूगोल देखेंगे तब उसमें देखेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस से होकर जाता है आर्कटिक व्रत। तो आर्कटिक व्रत की बात करें तो ये विषुवत रेखा होती है, वो 0 डिग्री अक्षांश होती है। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री अक्षांश, और आर्कटिक व्रत होता है 66.5 अंश अक्षांश। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हमने हमारे वीडियो देखें, वहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। अब देखेंगे हम कि ये देखा हमने एशिया, और एशिया के पास में क्या है? यूरोप है, और वहीं पे क्या है? यूरोप के पास अफ्रीका है। ये अफ्रीका और यूरोप से कैसे कैसे अलग होता है, कौन कौन से देशों से सीमा मिलाता है, और कौन कौन सी चीज़ें इसको अलग करती हैं। तो हम एक बार फिर देखें, एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखाएं, आर्कटिक व्रत, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। आर्कटिक, कर्क और विषुवत रेखाएं। आर्क तो हेडिंग डालने, एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले क्षेत्र। एशिया के मध्य कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? तो ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो हम देखें कौन कौन से क्षेत्र क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, वो है कौन सी? यूराल नदी, यूराल नदी। और यहीं पे क्या है? काला सागर, काला सागर। और यहाँ पे क्या है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और इनके बीच में एक वो है काकेशस पर्वत। इनके मध्य में क्या है? काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। और यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। और यहाँ पे क्या है? लाल सागर। और यहाँ पे एक नहर है, इस नहर का नाम है सुएज नहर। और यहाँ पे एक देश है जिबूती। और यहाँ पे एक शहर है, एक देश है, और इस देश का नाम है यमन। ये यूरोप का देश है यमन, और अफ्रीका का जो देश है वो है जिबूती। अब क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम है? तो हम बात करें, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? तो लाल सागर, यहाँ पे लिखें लाल सागर, फिर समझेंगे। लाल सागर कौमा भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर। कौन सी नहर है? तो वो नहर है सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अब हम बात करें कैसे कि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी। तो ऑप्शन में चाहे यूराल पर्वत हो, यूराल नदी हो, काकेशस पर्वत हो, कैस्पियन सागर हो, और चाहे काला सागर हो। तो यूरोप और एशिया के मध्य में कौन है? यूराल पर्वत।
और वहीं पर कौन से, यूराल नदी, और काला सागर यूरोप की साइड में और कैस्पियन सागर एशिया की साइड में, और इन दोनों के मध्य में कौन है, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर अफ्रीका का एक स्थान है, जिबूती एक देश, तो कहा जिबूती, तो जिबूती अफ्रीका के इस साइड में है और यमन एशिया के इस साइड में, तो दोनों ये भी क्या है, इनकी सीमा भी क्या है, पास पास में ही है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे को अलग करते हैं। तो अफ्रीका का देश कौन सा, जिबूती, और एशिया का कौन सा देश है, यमन, कौन सा है, यमन। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या है, न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी, न्यू गिनी, न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप। तो न्यू गिनी द्वीप क्या है, एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है, अलग करता है, न्यू गिनी द्वीप। एशिया का और ऑस्ट्रेलिया से किससे अलग करने वाला कौन है, न्यू गिनी द्वीप। उसी प्रकार से जिबूती और यमन क्या है, अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाले। अब लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो जो नहर जो जोड़ती है उस नहर का नाम है सुएज नहर, सुएज नहर। अब ऑप्शन में देगा आपको कि भाई एशिया को यूरोप से कौन कौन सी चीज़ें अलग करती हैं, तो वो कौन सी हैं, यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर, ये सब क्या है, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो कहाँ पर कौन कौन सी लोकेशन थी, अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीका में कौन सा था, जिबूती एक देश, जिबूती एक देश जो किसको, एशिया को, एशिया का कौन सा देश, यमन देश, जो उसको क्या करता है, उससे अलग करता है। दूसरी हम बात करें काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में है। यूराल पर्वत ऊपर की साइड में है और उससे यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है, यूराल नदी निकलती है। तो ये देखा हमने एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले क्षेत्र। अब हम एक एक को देखेंगे। लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर वो है कौन सी, सुएज नहर। अब हम देखेंगे एक एक देश को, जैसे जापान है और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में सिनकोना का उत्पादन होता है। फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो मनीला में क्या होता है। तो अब हम इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद हम एक एक को देखते हैं। अब एक एक को हम देखने के बाद क्या देखेंगे, जापान, तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखेंगे हम जापान। जापान क्या है, तो हेड डाल लें जापान, जापान, जापान की बात करें, जापान, जापान। अब जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। क्या हो, टोक्यो। कैसे याद रखेंगे, पान खा के टोक्यो मत, पान खा के टोक्यो मत। तो पान, जापान की राजधानी होगी टोक्यो, पान से होगी जापान और टोकने से होगी टोक्यो। जापान में क्या है, यह द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है, ये देश है, ये क्या है, द्वीपीय देश है। सर्वाधिक, यहां पे लिखें सर्वाधिक, सर्वाधिक जल विद्युत विकास हुआ है, विकास हुआ है। सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पर हुआ है, जापान के अंदर, जापान के अंदर। सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, सबसे लंबी सुरंग वो है सिकन। कौन सी है, सिकन। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, सिकन है। और इसे क्या कहते हैं, जापान को उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य। और मध्यरात्रि का सूर्य वो कहते हैं नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। तो ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उगता हुआ सूर्य पूछे तो जापान, मध्यरात्रि का सूर्य पूछे तो नॉर्वे। उगता हुआ सूर्य किसे कहते हैं, जापान को। सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है, सिकन है, जापान के अंदर। सर्वाधिक जल विद्युत विकास हुआ है जापान के अंदर। ये द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। अब बात करें टोक्यो, तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, विश्व का सर्वाधिक
जनसंख्या वाला शहर। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है जापान की राजधानी टोक्यो। क्योंकि हमने राजधानी को बताया कि स्टार से शो करते हैं। किससे? स्टार से। हमारी वीडियो में आपने देखा होगा जितनी भी राजधानी हमने बताई है वो सब किससे? स्टार से। बार बार राजधानी हम नहीं लिखते। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर वो कौन सा है? टोक्यो। जापान क्या है? ये द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है। सर्वाधिक जल विद्युत विकास हुआ है वो जापान के अंदर हुआ है। सबसे लंबी सुरंग पूछे तो वो सिकन है, वो जापान के अंदर स्थित है। उगता हुआ सूर्य जापान है। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे है। अब हम बात करें फिलीपींस की राजधानी, लेकिन यहां पर फिलीपींस और फिलीपींस की जो राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी, तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। तो नीला, तो फिली ली आ रही है इसमें, तो इसमें क्या? मनीला। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला में क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अब इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम देखेंगे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की हम बात करें तो उत्तरी कोरिया में क्या है और दक्षिणी कोरिया में क्या है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया और कौन सी? जापान। तो यहीं पे लिखें, ये क्या हमारी उत्तरी कोरिया और यहीं पे क्या है? ये दक्षिणी कोरिया। समझाने की वजह से हम लिख रहे हैं, केवल चित्र डायग्राम ऐसे बनाया है। उत्तरी कोरिया और ये क्या है? दक्षिणी कोरिया। पूर्वी एशिया के ये देश हैं। यहाँ पे एक चैनल है, इस चैनल का जो नाम है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ये जापान है। क्या है ये? जापान। और यहाँ पे एक सागर है। इस सागर का क्या नाम है? तो इस सागर का जो नाम है, इस सागर का नाम है जापान सागर। जापान सागर। और जलसंधि पूछे है तो जलसंधि कौन सी है? तो जलसंधि है कोरिया जलसंधि। अगर हम बात करें कि उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से कौन सा चैनल अलग करता है, तो वो है 38 डिग्री चैनल। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य में कौन सा चैनल है? तो वो 38 डिग्री चैनल। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यहाँ पे जापान है, और जापान और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी जलसंधि है? तो वो है कोरिया जलसंधि। और पूछे जापान, तो यहाँ पर कौन सा सागर है? जापान सागर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो संबंधी अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।